ब्रेकनंतर झिरो आवरमध्ये आपलं स्वागत। काल बातमी आली की प्रफुल्ल पटेल यांना सीबीआयनं मोठा दिलासा दिला। 2017च्या भ्रष्टाचार प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला। प्रकरण एअर इंडियाचं। प्रफुल्ल पटेल नागरी विमान वाहतूक मंत्री असताना त्यांच्यावर एअर इंडियात भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले होते। त्या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट आला आणि त्यांना क्लीन चिट मिळाली। त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांची आज पहिलीच मुलाखत नवी दिल्लीत थेट एबीपी न्यूजच्या शिखर संमेलनात सुरू आहे। आम्ही तुम्हाला नेतोय शिखर संमेलनात प्रफुल्ल पटेल यांची ती मुलाखत बघण्यासाठी। शिखर सम्मेलन के इस मंच पर बहुत स्वागत करती हूं आपका प्रफुल्ल पटेल साहब। और क्योंकि इस सेशन का नाम ही है कि पवार कितने पावरफुल। हालांकि पवार के अब 2 पावर सेंटर महाराष्ट्र में हो गए हैं। आप नए स्वामित्व वाले पवार गुट में शामिल हैं। नया प्रतिनिधित्व आपकी पार्टी कर रही है, तो कितना पावरफुल खुद को इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में आप महसूस कर रहे हैं? ऐसा है कि ये बात भी सही है कि बहुत सालों तक सबने मुझे शरद पवार जी के साथ हमेशा दाहिने या बाएं उनका देखा और राजनीति की एक लंबी मेरी सफ़र में उनके साथ रहने का मुझे आनंद भी मिला, सीखने भी मिला और वो मार्गदर्शक रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, मगर अब साथ साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि अजीत पवार और हमने भी जो चुनावी राजनीति है हमने साथ में ही शुरू की। हम दोनों 1991 में पहली बार लोकसभा में सांसद चुनकर आए, अजीत पवार हमारे दोनों मिलकर, और फिर वो वापस चले गए क्योंकि पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर बने। और पार्टी के जहां तक मामला है तो पार्टी में तो वो भी मेरे उतने ही साथी रहे। ठीक है, एक अलग भूमिका उनकी थी, मेरी अलग भूमिका थी, लेकिन साथ साथ में काम करने का तो मौका मिला ही था। मगर इतना जरूर कहूंगा कि दोनों व्यक्तित्व अलग है, लेकिन एक राजनीतिक सोच और राजनीतिक विचार के साथ मैंने जो फैसला किया है मुझे लगता है कि सही किया है। आपने खुद इस बात को मान लिया, और जैसा मेरी सहयोगी रोमाना ने भी आपका तारुफ जो कराया उसमें यही कहा कि एक समय पर आप शरद पवार के सबसे भरोसेमंद शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपका जो भरोसा था वो शरद पवार से हटकर अजीत पवार पर ज्यादा बढ़ गया कि अब आपने अपने साथियों को लेकर अपने बाकी विधायकों को लेकर दूसरी पार्टी बना ली, मतलब दूसरा गुट एक तैयार कर लिया? देखिए, पार्टी जहां तक सवाल है, पार्टी तो हमारे पास बरकरार है। ठीक है, अब उसको आप गुट कहिए जो कहिए, वो बात बाजू में रखिए। मेरा इतना ही कहना है कि पवार साहब और हम एक साथ चलते थे। नेचुरली हमारे लीडर थे, हम उनके पीछे ही थे। राजनीति में कई ऐसे मोड़ आते हैं। मुझे लगता है कि 2014 में हम लोगों ने जब चुनाव विधानसभा का कांग्रेस से हटकर लड़े, तब मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, और विधानसभा के चुनाव 5-6 महीने बाद जब हुए तो हमने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया, हम अलग लड़े। उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया, और जब चुनाव का नतीजा आया 2014 में तो हमने बिन शर्त बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करने का फैसला लिया, और उसी दिन लिया जिस दिन चुनाव के नतीजे अभी आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो हमारी राजनीतिक सोच, और वो जो मैंने घोषणा की थी, तो स्वाभाविक है कि शरद पवार जी के सहमति से की थी। वो तो नेता ही तब भी थे, आज भी मैं नेता अलग भूमिका में है। मेरा ये कहना है कि हमने हमारी एक बीजेपी के साथ रिश्ता बनाने का जो सिलसिला था 2014 के विधानसभा महाराष्ट्र के होने के बाद से शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि 2019 में भी अजीत पवार जी का आपने देखा कि स्वेरिंग इन हुआ, अर्ली मॉर्निंग स्वेरिंग इन जो बोलते हैं, देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री और ये डिप्टी सीएम। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं तो देखिए, बिना कोई आग धुआं तो होता नहीं है, बिना कोई बातचीत कोई अजीत पवार जी की कोई वहां पर जाकर आप कह रहे हैं कि 2014 से ही धुआं उठना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ था जो पीछे खींच रहा था, या रास्ता नहीं निकल पा रहा था? शायद निर्णायक परिस्थिति में नहीं थे, या कहीं संकोच होता था, आगे भी जाना है मगर नहीं भी जाना है, थोड़ा संकोच की वजह से जो भी
एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि एक दिशा जो निर्धारित करनी थी वो बार बार मतलब आगे जाके वापस मुड़ते थे। तो यहीं से जो मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि भूमिका एक चीज होती है कि हमने कोई किसी से झगड़ा करके फसाद करके हम बाहर हो गए, अलग हो गए, हमारी कोई विचारधारा या बदल गई, वो पार्ट नहीं है हमारा। जहां तक ये सवाल था अजीत पवार साहब का या मेरा या हमारे और भी जो साथी हमारे साथ आए कि भाई हमने एक लाइन, कोई भी एक ठोस लाइन लेना चाहिए। और एक बात, ये बात भी मानना चाहिए कि एनसीपी पार्टी, हम भी तो एक जमाने में कांग्रेस से हम अलग हुए, क्यों हुए? कहीं ना कहीं हमारी भी सोच बदली, हमारे को भी कहीं उनके साथ, हम सब पहली बार सब जो संसद में गए तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर गए, तो कई वर्षों वहां रहने के बाद क्यों अलग हुए? कहीं ना कहीं हमको लगा कि भाई कहीं कुछ चूक रहा है। और आज हमको ये लग रहा था बार बार कि हम लोग बीजेपी के साथ न जाते हुए कांग्रेस के साथ जो हम, और कांग्रेस ने हमेशा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ईमानदारी की जो हमारे साथ राजनीति होनी चाहिए या ईमानदारी से जो पार्टनरशिप होनी चाहिए, कभी की नहीं। और ये हम लोगों को ये एहसास होता था, पवार साहब को बोलते भी थे, वो भी मानते थे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि भाई मानने के बाद भी चलो जाने दो, अब कब तक जाने देंगे? हमारे भी बहुत सारे लोगों की जो सोच है, उनकी भी नाराजगी, उनकी भी कोई आकांक्षाएं, उसकी भी तो हमको पूर्ति करना है। और इसलिए हमने ये फैसला लिया। और मुझे लगता है कि आज देश की जो परिस्थिति है, आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो एक गति है, देश का विकास जो हो रहा है, देश की एक ख्याति बढ़ रही है, देश में गरीबी कम हो रही है, देश में किसानों के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, देश में औद्योगिकरण, देश में आर्थिक व्यवहार बढ़े किस तरह से, ये सारी चीजों पर बारीक नजर उनकी है। और आज अगर देश आगे बढ़ रहा है और उस विचारधारा के साथ, उस व्यक्ति के साथ अगर हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं हमने चूक की है। और जबकि मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि 2014 और 19 में हम इस बात के, इस दिशा में जाने के लिए ऑलरेडी पेशकश कर चुके थे। आप ही के जवाब में से दो सवाल। एक तो ये आपने कहा हमने एक लाइन तय की, लेकिन टूट के बाद उन्होंने कहा कि आपने लाइन क्रॉस की। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि कांग्रेस में आपको वो गठबंधन में वो ईमानदारी महसूस नहीं हो रही थी, बीजेपी में आपको ईमानदारी महसूस हो गई इतनी जल्दी? देखिए, आप इसका प्रश्न किसी भी तरह से मोड़ लीजिए। ईमानदारी की बात यह है कि आज देश आगे बढ़ रहा है। हम अगर मोदी जी के और बीजेपी के साथ चलने का जो फैसला कर रहे हैं, उसमें कहीं हमें तो नहीं लगता है कि हमने कोई गलत फैसला लिया है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, जो भी बात आज तक हमारे साथ, जो भी हम लोगों ने आपस में, स्वाभाविक है, राजनीतिक दल है, आपस में बातचीत करना ही पड़ता है, कोई गठबंधन ऐसे ही नहीं हो जाते, प्राकृतिक थोड़ी चर्चाओं के बाद होते हैं। और उसमें आज तक हमें कहीं भी कोई भी बात ऐसी नहीं लगी है कि जहां पर हम बातचीत नहीं कर सकते और उसमें से रास्ता नहीं निकाल सकते। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल मेरा, कथित एविएशन स्कैम में आप लोगों को राहत मिली है, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जाहिर है आप लोगों के लिए राहत की बात, लेकिन आप ही के पुराने साथी, जो आपके साथी रह चुके हैं, लेकिन अब मैं उन्हें पुराना कह रही हूं, क्यों कह रही हूं आप समझ रहे होंगे, उनका यह कहना है क्योंकि अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा चुके हैं, तो दाग अच्छे हैं, दाग धुल गए हैं। ये सब लोगों को, ये सभी के लिए लागू होता है, ये जरा कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए। और आपने अच्छा है पूछ लिया, क्योंकि जो क्लोजर रिपोर्ट की बात अभी आप कर रहे हैं, पहले उसमें जरा आप लोग अध्ययन तो करिए कि मेरा नाम कभी था क्या उसमें। ये एक उस, मैं जिस दौर में कोई मंत्रालय का प्रमुख था, तो उस वक्त में कोई चीज कहीं वो संस्था में कोई कम ज्यादा हुई, हर चीज में उस संस्था का प्रमुख ही उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा सोचना ही ये मतलब बुनियादी बात गलत है। और इसलिए आप उसकी जो एफआईआर आरसी होती है सीबीआई की, उसमें देखिए तो सही मेरा नाम कभी था क्या उसमें। क्लोजर रिपोर्ट इज अगेंस्ट ए सर्टन इंसिडेंट विच मे हैव टेकन प्लेस, जब कोई सिलसिला हुआ होगा, पर वो सिलसिले में मैं इन्वॉल्व था या नहीं, वो एफआईआर में ही नहीं है मेरा नाम। चलिए ठीक है, किसी को लगता है वॉशिंग मशीन है तो कोई बात नहीं, इसलिए सफेद कपड़े भी पहन के आया मैं। दाग कितने अच्छे हैं ये विपक्षी दलों से पूछिए, वो बताते हैं, क्योंकि ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, इनकी रेड को लेकर लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि अगर आपने बीजेपी का कहा मान लिया, उनसे हाथ मिला लिया तो सब ठीक,
नहीं मिलाया तो ये जांच एजेंसियां आपके पीछे पड़ जाएंगी, और हालिया ऐसे कई घटनाक्रम है। एक बात मैं, क्योंकि बार 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 ये बात चलती है और सबको यही लगता है, हमारी सरकार थी यूपीए की, ठीक है, मैं थोड़ी बुनियाद, क्योंकि लोग भूल जाते हैं बहुत टाइम के बाद, बात याद नहीं रहती। ए राजा डीएमके के नेता थे और मंत्री थे, और कन्नी मोरी डीएमके के करुणानिधि जी की बेटी और वर्तमान की लोकसभा सांसद, तब की तत्कालीन राज्यसभा सांसद थी। उनको जेल में किसने डाला था? यूपीए के टाइम पे ही डाला था ना। ये सारी बातें, और आज वही लोग वहां पर आके जोर जोर से भाषण करते हैं मोदी जी के खिलाफ में और बाकी लोगों के खिलाफ में। ये भूल जाते हैं 2G स्कैम हो, कोल हो, जो भी कोई बातें उस जमाने की थी, तो वो सब बातें, मोदी जी तो नहीं थे ना तब मोदी जी होते और बीजेपी होती सत्ता में और वो बातें की जाती तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अपने एलाइज को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। इसीलिए तो मैंने कहा कि कांग्रेस के साथ मैं भी रहा हूं, हमको जिस ईमानदारी के साथ उनकी पार्टनरशिप जो हम अपेक्षित थी वो कभी हमें मिली नहीं। मुझे बहुत सारे किस्से मालूम है, लेकिन कुछ चीजें अब गुलदस्ते में ही रहने देना पड़ता है। क्या है कि हर चीज अब जाहिर करने से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये वॉशिंग मशीन, ये एक प्रकार से एक पैटर्न बन गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही है मोदी जी के वजह से। आज देश में एफिशिएंसी आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है, ऑनेस्टी ज्यादा दिखती है आपको हर चीज में, काम समय पे होते हैं, सरकार के काम, हम भी सरकार में रहे हैं और मुझे मालूम है कि सरकार में जो भी कई गतिरोध आते हैं उसको किस बाखूबी के साथ आज की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में वो काम होते हैं। ये वॉशिंग मशीन सवाल जो है वो इसलिए भी और ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, आप वहीं से आते हैं, गोंदिया जिले को आप का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र में बीते 2 सालों में हमने 2 पार्टियों को टूटते हुए देखा और दोनों ही टूट अब आपके साथ हैं, एक शिंदे गुट और एक आप अजीत पवार गुट। तो ऐसा बीते 2 सालों में क्या हो गया कि 2 बड़ी पार्टियां जिनके बारे में सोचना मुश्किल था कि कभी इस कगार पर आ जाएंगी, आज 2 धड़े में 2 फाड़ हो चुकी हैं। देखिए, जहां तक शिंदे साहब का सवाल है वो तो उनसे आप पूछिए, मगर मैं एक आपको एनालिसिस करके तो बता सकता हूं कि जिस तरह से उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे, वो तो एक प्रकार से सौभाग्य था उनके लिए, मतलब देश के लिए, लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, कि कोविड आ गया और उस वक्त उनको 2 साल बड़े आराम से उनका जो स्टाइल और शैली के आधार पर उनका काम निकल गया, समय बीत गया। वरना वहां के उनके ही पार्टी के एक एक एमएलए से आप पूछिए, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के काम लेकर या कोई भी सार्वजनिक काम लेकर उनके पास जाते थे तो कितनी बार उनको मिलने का मौका मिलता था, कितने काम वो अपने लोगों के लिए करते थे। मैं गलत काम की बात नहीं बोल रहा हूं, जो एक जनप्रतिनिधि का काम
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.